हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप लोगों को स्वागत है। तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा जो कि इम्पोर्टेंट जीके जीएस लेके आए हैं, जो कि यह सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जो कि यह एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन होगा, पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, पुष्यभूति। पुष्यभूति जो है ना, पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के संस्थापक है पुष्यभूति। इसका आंसर एक हो जाएगा। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों, मेरे वीडियो को आप लोग एक भी लाइक कर दीजिएगा, और नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यह जो है ग्रह वर्मन के साथ हुआ था। राजश्री का विवाह ग्रह वर्मन के साथ हुआ था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, ग्रह वर्मन कनौज के किस वंश का शासक था? ग्रह वर्मन जो है ना, कनौज के किस वंश का शासक था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह परमावती गुप्त वंश का शासक था। परमावती गुप्त वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ग्रह वर्मन की हत्या किसने की थी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह देवगुप्त द्वारा किया गया था। ग्रह वर्मन की हत्या देवगुप्त ने कर दिया था। अगला क्वेश्चन होगा, गौड़ शशांक द्वारा राजवर्धन की हत्या के बाद वर्धन वंश का शासक कौन बना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह हर्षवर्धन बना था। जो कि गौड़ शासक शशांक द्वारा राजवर्धन की हत्या के बाद वर्धन वंश का जो शासक बना था वह हर्षवर्धन बना था। वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन। दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, नहीं तो आप लोग बाद में भूल जाते हैं। तो क्वेश्चन पर आते हैं, चीनी तीर्थयात्री जिसने हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत दर्शन किया था वह कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जो कि यह हेनसांग जो था ना, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था हेनसांग। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना हेनसांग ने भारत दर्शन के दौरान किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन एक, सी यू की। दोस्तों, सी यू की जो है ना, यह हेनसांग ने भारत दर्शन के दौरान किया था। सी यू की जो यह ग्रंथ है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे यात्रियों का राजकुमार तथा वर्तमान शाक्यमुनि कहा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन एक, हेनसांग को कहा गया है, जो कि यह यात्रियों का राजकुमार और वर्तमान शाक्यमुनि हेनसांग को कहा गया है। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत कथन को चुनना है। तो पहला देखते हैं, हेनसांग ने 629 ईस्वी में भारत आया था, जो कि सही है। दूसरा है ऑप्शन, हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, ये भी सही है। हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। आते हैं दोस्तों ऑप्शन पे। अगला ऑप्शन है, हेनसांग ने भारत समाज को 4 वर्णों में विभक्त किया, जिसे क्षत्रिय सोच था, जो कि गलत है। और चौथा देखते हैं, जो 4 नंबर है डी में, हेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय पढ़ने तथा भारत बौद्ध ग्रंथ संग्रह के लिए उद्देश्य से आया था, जो कि सही है। जो कि बौद्ध ग्रंथ संग्रह के उद्देश्य से भारत आया था। कौन? तो हेनसांग आया था। इस प्रकार इसका गलत आंसर हो जाएगा सी। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, भारत की यात्रा करने वाले यात्री हेनसांग ने तत्कालीन भारत की समान दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया था। तो सभी कथन को देखते हैं, बारी बारी से पढ़ते हैं। तो दोस्तों, पहला कथन होगा, सौर और नदी मार्ग लूट मार्ग से पूरी तरह सुरक्षित है, जो कि गलत है। और दूसरा कथन है, जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि जल विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना व्यक्ति की निर्देश अथवा दोष के निर्माण के साथ साधन थे, जो कि यह दूसरा कथन सही है। आते हैं अगले कथन पे। तो कथन होगा, व्यापारियों की 9 घाटों और नावों पर शुल्क देना पड़ता था, जो कि यह कथन सही है। और दूसरा कथन भी सही है, और फर्स्ट वाला कथन गलत है। तो इस प्रकार यह सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2, 3 ही सही है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे।
तो अगला क्वेश्चन होगा हेनसांग ने किसे शिलादित्य के नाम से संबोधित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि यह हर्षवर्धन, क्योंकि शिलादित्य के नाम से हर्षवर्धन को जाना जाता है, जो कि हेनसांग ने शिलादित्य के नाम से संबोधित किया था यह हर्षवर्धन को। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा 606 ईस्वी में हर्षवर्धन कितने वंश की आयु में थानेश्वर की राजगद्दी पर बैठा था? तो यह जो है कितने वर्ष की आयु में, वंश लिखा है यहाँ पर वर्ष होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 16 वर्ष की आयु में जो है ना यह थानेश्वर की राजगद्दी पर बैठा था हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन कौन सी उपाधि ग्रहण की थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन ने किस शासक से कनौज को जीता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, शशांक से। दोस्तों हर्षवर्धन ने किस शासक से कनौज को जीता था? तो शशांक से ही हर्षवर्धन ने कनौज को जीता था। अगला क्वेश्चन होगा हर्ष ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो आते हैं ऑप्शन से देखते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कनौज, कनौज में बनाया गया था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा हेनसांग के विवरण के अनुसार हर्ष ने उत्तर भारत के किन राज्यों पर आधिपत्य स्थापित किया था? जो कि उत्तर भारत के किन राज्यों पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी कथन सही है। पंजाब पर, कनौज पर, गौड़, मिथिला और उड़ीसा सभी पर आधिपत्य स्थापित किया था, जो कि यह हेनसांग के विवरण के अनुसार हर्ष ने, जो कि पंजाब, कनौज, गौड़, मिथिला और उड़ीसा पे सभी पर जो है यह आधिपत्य स्थापित किया था। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी, सॉरी दोस्तों, हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, जो कि एक हो जाएगा यह ध्रुवसेन द्वितीय से। ध्रुवसेन द्वितीय से जो है ना हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह किया था ध्रुवसेन द्वितीय से। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध का किस नदी के तट पर हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नर्मदा नदी के तट पर हुआ था, जो कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध जो नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। अगला क्वेश्चन है किस अभिलेखों में हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध का विवरण मिलता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एहोल अभिलेख, एहोल प्रशस्ति अभिलेख से जो मिलता है हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध का वर्णन मिलता है, एहोल प्रशस्ति से मिलता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन का चुनना है। तो आइए इसे बारी बारी से देखते हैं और इसे सही कथन देखते हैं। तो इस प्रकार पहला कथन गलत हो जाएगा, जो कि दूसरा कथन सही है। देखते हैं दूसरा कथन को, हर्ष के साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी तक और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी से पश्चिम में सौराष्ट्र कठियावाड़ तट विस्तृत है, जो कि यह सही है। हर्ष के साम्राज्य यह विस्तृत था। तीसरा कथन है हर्ष मृत्यु के बाद, मतलब हर्ष मृत्यु के बाद कनौज पर किसी अर्जुन नामक स्थानीय शासक ने अधिकार कर लिया, जो कि यह भी सही है। तो दोस्तों इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा, इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 और 3 कथन सही है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, नहीं तो आप लोग बाद में भूल जाते हैं। तो क्वेश्चन पे आते हैं हर्ष ने कहाँ के शासक से भगवान बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा दोस्तों, यह कश्मीर के जो है यह कहाँ के शासक से, तो कश्मीर के शासक से जो है ना भगवान बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किया था हर्ष ने। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हर्ष ने भगवान बुद्ध के दंत अवशेष कहाँ स्थापित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनौज में स्थापित किया था हर्ष ने भगवान बुद्ध के दंत अवशेष कनौज में स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन होगा गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, हर्षवर्धन ने किया था, जो कि गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग पर पुनर्गठन यह हर्षवर्धन द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन होगा हर्षवर्धन के राज्य जो है कैसा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन एक,
ग्राम, विषय, भुक्ति और राष्ट्र था। हर्षवर्धन के राज था ना ग्राम, विषय, भुक्ति और राष्ट्र। ग्राम, विषय, भुक्ति और राष्ट्र था। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन को चुनना है। तो इसका जो है ना पहला कथन देखते हैं, हर्षकालीन प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम था, जो कि सही है। और दूसरा कथन है, हेनसांग ने हर्ष के सेना को चतुरंगिनी कहा था, जो कि सही है। और तीसरा कथन है, सम्राट को सहायता देने के लिए मंत्री पैसा होती थी तथा मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता है, जो कि सही है। तो इस प्रकार सभी कथन सही है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन होगा, मिलान करें। मिलान करना है, तो आइए इसे सभी को बारी बारी से मिलान करते हैं। तो दोस्तों ए में है भंडी। तो भंडी जो है ना, यह मिलान करना है। तो भंडी जो है ना प्रधान सचिव था, और भंडी प्रधान सचिव था। उसके बाद है अवंती। तो अवंती दोस्तों यह है विदेशी सचिव था, विदेश सचिव था। और सी में है सिहनाद। तो सिहनाद जो था ना दोस्तों, यह प्रधान सेनापति था। और डी में कुंतल। तो कुंतल दोस्तों था दोस्तों औस्त्र सेना का यह प्रधान था, कुंतल। और ई में है आस्कन गुप्त, जो कि यह गज सेना का प्रधान था। गज सेना का प्रधान कौन था? आस्कन गुप्त था। कुंतल था औस्त्र सेना का प्रधान था। और उसके बाद सेना जो था यह प्रधान सेनापति था। और अवंती जो था विदेश सचिव था। और भंडी जो था यह प्रधान सचिव था। तो दोस्तों इस प्रकार इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, जो कि यह बी हो जाएगा। 3, 1, 2, 5, 4 हो जाएगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, हर्षकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में किसे महासंधि विग्रह की संज्ञा दी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विदेश सचिव को दिया गया था संज्ञा। महासंधि विग्रह की संज्ञा दिया गया था विदेश सचिव को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन होगा, हर्षकालीन न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सम्राट। सम्राट होता था, जो कि न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी सम्राट होता था हर्षकालीन न्याय व्यवस्था का। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, निम्न कथनों पर विचार करें। तो सभी कथनों को देखते हैं और बारी बारी से। तो दोस्तों पढ़ते हैं पहला कथन, हर्ष के समय राज्य का सर्वाधिक आय भूमि होती थी, जो कि सही है। राज्य की सर्वाधिक आय भूमि होती थी हर्ष के समय। और आते हैं अगले कथन पे। और दोस्तों दूसरा कथन है, भोगी कर वसूलने वाला तथा पुस्तपाल जमीन का हिसाब रखने वाला पदाधिकारी था, जो कि सही है। तीसरा कथन है, हर्ष के समय राजस्व के रूप में उपज का 6ठा भाग, जो कि 6 वसूला जाता था, जो कि सही है। तो दोस्तों इस प्रकार सभी कथन सही है। और आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, प्रतापशील और हुन हरिण केसरी महाधिराज नामक उपाधि निम्न में से किसकी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, यह प्रभाकर वर्धन का जो उपाधि था, जो प्रभाकर वर्धन, क्योंकि सभी उपाधि जो है ना यह प्रभाकर वर्धन द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान शहर कौन सा था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए कन्नौज, जो कि यह जो है उत्तर भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान या शहर कन्नौज था हर्ष के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? और सही कथन को इसे देखना है। तो जो देखते हैं पहला कथन, हर्ष के पूर्वज भगवान शिव की उपासना करते थे। तो दोस्तों इसका जो सही है पहला कथन सही है, जो कि शिव की उपासना करते थे हर्ष के पूर्वज। और दूसरा कथन है, हर्ष ने बौद्ध धर्म के महायान शाखा से और राज्य श्रेय प्रदान किया और पूर्णतः बौद्ध बन गया, जो कि ये भी सही है। तो पहला दूसरा कथन सही है और तीसरा कथन गलत है। इस प्रकार इसका आंसर 1 हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन पे दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सभाओं का आयोजन कहाँ किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी दोस्तों, कन्नौज और प्रयाग में किया था हर्षवर्धन, क्योंकि महान धार्मिक सभा कन्नौज और प्रयाग में किया था हर्षवर्धन। आते हैं दोस्तों क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन होगा, कुंभ मेले की प्रारंभ करने का श्रेय जो है किसे दिया जाता है? तो कुंभ मेले का प्रारंभ, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हर्षवर्धन को दिया जाता है। दोस्तों अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो
कर लीजिएगा और मेरी वीडियो को आप लोग एक बार लाइक भी कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन होगा अगला, निम्नलिखित में से कौन सा हर्षवर्धन के दरबार में संबंधित नहीं है। तो इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, वसुमित्र, जो कि यह हर्षवर्धन के दरबार में संबंधित नहीं है। और बाकी जो है बाणभट्ट, म्यूर और भर्तृहरि, तो यह जो कि हर्षवर्धन के दरबार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन होगा, प्रियदर्शिका, रत्नमाली और नागानंद नाटकों के रचनाकार कौन था। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। तो कि आते हैं ऑप्शन पे, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी, हर्षवर्धन। आते हैं क्वेश्चन पे अगला। तो अगला क्वेश्चन होगा, हर्ष के अधीनस्थ शासक को क्या कहा जाता था। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, महासामंत। महासामंत के नाम से जाना जाता है हर्ष के अधीनस्थ शासक को, महासामंत के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हर्ष के समय प्रांत को क्या कहा जाता था। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन एक, भुक्ति कहा जाता था। हर्ष के समय प्रांत को भुक्ति नाम यह दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो सही कथन को चुनना है। तो इस प्रकार इसका एक और दो दोनों कथन सही है और तीसरा कथन गलत है। तो देखते हैं पहला कथन, हर्ष के प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जो कि सही है। और ग्राम प्रशासन के प्रधान को ग्रामोच्छपटलिक कहा जाता था, जो कि सही है। तो इस प्रकार इसका आंसर एक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित तथा कादम्बरी के किसके द्वारा लिखा गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, या बाणभट्ट द्वारा लिखा गया था। हर्षचरित और कादम्बरी बाणभट्ट द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, घंटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग होता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, खेती सिंचाई के लिए होता था। घंटी यंत्र, तुला यंत्र खेती सिंचाई के लिए होता था। अगला क्वेश्चन है, हेनसांग, दोस्तों हेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती वस्त्र के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन एक, जो कि यह सॉरी दोस्तों फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन। हेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती वस्त्र के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर बताना है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मथुरा। मथुरा जो है ना दोस्तों, यह जो सूती वस्त्र के लिए उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध था हेनसांग के समय, मथुरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक प्रांत को छोड़कर उत्तर भारत में से सभी प्रांतों पर हर्ष का शासन था। उत्तर भारत में कौन सा प्रांत को छोड़कर। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, कश्मीर को छोड़कर पंजाब, कन्नौज, उड़ीसा, ये सभी जो है उत्तर भारत के शेष भागों पर जो है यह हर्ष का शासन था, जो कश्मीर को छोड़कर। अगला क्वेश्चन है, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष किस शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, 8वीं सदी में हुआ था। त्रिपक्षीय संघर्ष 8वीं सदी में हुआ था, कन्नौज के लिए हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग नहीं लिया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिसोदिया। सिसोदिया जो है ना, यह त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग नहीं लिया था, और जो लिया था वह पाल लिया था, प्रतिहार लिया था और राष्ट्रकूट लिया था। त्रिपक्षीय संघर्ष पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। अगला क्वेश्चन है, त्रिपक्षीय संघर्ष के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसे देखते हैं बारी बारी से। दोस्तों देखते हैं पहला कथन, त्रिपक्षीय संघर्ष को आरंभ पाल शासक धर्मपाल ने किया था, जो कि सही है। दूसरा, यह संघर्ष अनेक चरणों में संपन्न हुआ था, जो कि सही है। और प्रथम चरण पाल शासक धर्मपाल, प्रतिहार शासक वत्सराज तथा राष्ट्रकूट शासक ध्रुव सम्मिलित थे, जो कि सही है। और उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, और तीसरा कथन जो कि गलत है। तो इस प्रकार कथन एक, कथन दो ही सही है। आते हैं क्वेश्चन पे दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन होगा, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति थे। तो प्रथम शक्ति बताना है। तो इस प्रकार का सही आंसर ऑप्शन एक है दोस्तों, यह राष्ट्रकूट। यह राष्ट्रकूट जो है ना, यह प्रथम शक्ति बताना था। दक्षिण से उत्तर की ओर आक्रमण करने वाले दक्षिण के प्रथम शक्ति तो राष्ट्रकूट था। अगला क्वेश्चन होगा, कलहन की राजतंगनी से लिए ये निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, जो कलहन की राजतंगनी से संबंधित। तो दोस्तों इस प्रकार जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, एक और दो दोनों कथन सही है। देखते हैं बारी बारी से। सामान्य जन चावल
उत्पल शासक कड़वे स्वाद की एक जंगली सब्जी खाते थे, जो कि सही है। दूसरा कथन है, हर्ष ने कश्मीर में एक ऐसा आम पोशाक शुरू किया जो कि राजा को शोभा दे और जिसमें एक लंबा कोट शामिल था, जो कि सही है। दोनों कथन सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, पाल वंश के संस्थापक बताना है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए गोपाल। पाल वंश के संस्थापक गोपाल को माना जाता है। और आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, पाल वंश की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दोस्तों, 700 ईस्वी में हुआ था। पाल वंश की स्थापना 700 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर अगला क्वेश्चन लेके आएंगे अगले वीडियो में। तो मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे वीडियो को आप लोग एक बार लाइक ज़रूर करें। आप लोग बात फिर भूल जाते हैं, इसलिए अभी कह रहे हैं कि सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं अगला क्वेश्चन लेकर।